So a very warm welcome to everyone of you in the class. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी का एक टॉपिक जो है कि रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म और इन शॉर्ट आरएफएलपी। एंड ये जो टॉपिक आता है वो आप लोगों का मार्कर्स के अंडर में आता है। ओके, जो सीएसआर नेट के सिलेबस में यूनिट 13 के अंदर जो मार्कर्स करके एक टॉपिक लिखा हुआ है उसके अंदर में ये आरएफएलपी का मेथड आ जाएगा। सो आज हम इसको डिस्कस कर लेंगे एंड इफ आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है देन अपकमिंग वीडियोस में हम लोग जो दूसरे इम्पोर्टेंट मार्कर्स है लाइक आरएपीडी हो गया, एएफएलपी हो गया, एसएनपी, माइक्रोसैटेलाइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनको डिस्कस कर लेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरा आप लोगों से हमेशा ही रहता है जो है कि इफ वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो एंड ओवरऑल बेनिफिशियल फील हो रहे हो आपको भी मेरे वीडियोस, देन प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिकॉज आप लोगों का लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन जैसा होता है एंड मोटिवेटेड होकर हम ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज के सीरीज में, आज के इस सेशन में कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेंगे विजिबल पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देन उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, उसके बाद मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या होता है, देन कौन कौन से डिफरेंट टेक्निक्स यूज होते हैं टू फॉर द एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स, देन आरएफएलपी क्या होता है जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, देन यूज ऑफ आरएफएलपी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेंगे, देन आरएफएलपी के एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे हम इस टॉपिक से। ओके, सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा। सो ये मार्कर्स जो है ये एक्चुअली ब्रॉड क्लासिफिकेशन पे दो टाइप्स के होते हैं, वन इज मॉर्फोलॉजिकल मार्कर एंड अनदर वन इज बायोकेमिकल मार्कर। जो भी वेल नोन मार्कर्स है, बीट आरएफएलपी, आरएफईडी, एसएनपी, माइक्रोसैटेलाइट या कुछ भी और दूसरे मार्कर हो गया, वो एक्चुअली आ जाते हैं बायोकेमिकल मार्कर के अंदर। एंड सो बायोकेमिकल मार्कर तक जाने से पहले हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स एक्चुअली होता क्या है एंड हमें क्यों जरूरत पड़ी मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स को छोड़ के बायोकेमिकल मार्कर्स को यूज करने के। सो मैं बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट अस सपोज यू आर रीडिंग समथिंग फ्रॉम द बुक एंड जब भी आप रीड कर रहे हो देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहा है देन आप उसको हाईलाइटर से मार्क कर रहे हो। दैट मीन्स व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर एक्चुअली डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम द अदर और यू आर एक्चुअली डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। यही चीज जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के या फिर लिविंग स्पीसीज के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करेंगे, देन वी आर रिलाइंग ऑन सम फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एंड उसी को हम लोग कह रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स। लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन हम बहुत ही आसानी से फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक दूसरे को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लाइक ये जो इंसान है ये टॉल है, ये चश्मे पहना हुआ है, इसका कम्प्लेक्शन कुछ ऐसा है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यही चीज को जब हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉलो करने जाएंगे देन शायद हम कंप्लीटली उस पर रिलाई ना कर पाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपका हैप्पी फेस स्पाइडर्स का 3 डिफरेंट स्पीसीज का पिक्चर दिया हुआ है। अभी पहले बारी में हमारे जैसे कोई लेमन मीन्स वी आर एक्चुअली नॉट द एंटोमोलॉजिस्ट। ओके, सो हमारे जैसे लेमन अगर कोई दिखेगा इस तीन स्पाइडर्स को देन फर्स्ट ग्लांस में शायद उसको ये पहला स्पाइडर एंड तीसरा स्पाइडर शायद सेम स्पीसीज का लगे। मतलब क्या, we are on the basis of the morphological characteristics we are actually uh, unable to distinguish between the first and the third subspecies of this happy face spider. So
देखो सेकेंड पॉइंट का क्या मतलब है, मोस्ट जेनेटिक वेरिएशंस नॉट सो इजीली ऑब्जर्व, मतलब क्या, हो सकता है उसका जेनेटिक लेवल में कोई चेंजेस आया है, मे बी शायद म्यूटेशन हुआ हो, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे चेंज हुआ हो, या फिर कोई भी दूसरा रिकॉम्बिनेशन हो, या फिर कुछ भी हो, लेकिन वो शायद आपका मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे शायद एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, देन इन दैट केस मॉर्फोलॉजिकल मार्कर से हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड क्या है, जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशंस कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड नॉट नेसेसरली इजी टू डिटरमाइन। जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे बोल दिया है कि मैंने कि ये दो स्पीसीज अलग है, लेकिन इनके अंदर क्या म्यूटेशन किस टाइप का हुआ है, क्या इंसर्शन हुआ है, क्या डिलीशन हुआ है, क्या डुप्लीकेशन हुआ है, या कोई भी दूसरी चीज हुआ है, वो हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के नहीं बता सकते हैं। सो इन सारी चीजों के लिए वी आर रिलाइंग ऑन molecular markers. So molecular markers are what? Molecular markers are based on naturally occurring polymorphism in DNA sequences, that is base pair deletion, substitution, additions, or other patterns. Okay, that means what, in the course of evolution there are many things happen to our DNA, like there is insertion deletion, then transversion, mutation और any other thing, जिसके वजह से क्या होता है हमारे डीएनए में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। सो डीएनए के अंदर के इस चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ही हम यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स, एंड यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, जैसे कि आरएफएलपी रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके बारे में हम आज बात कर लेंगे, देन आरएफईडी रैंडम एम्पलीफाइड polymorphism, AFLP, amplified fragment length polymorphism, VNTR, variable number of tandem repeats, that was used in case of DNA fingerprinting, जिसको फर्स्ट टाइम एलेक्स जेफ्रिस ने इन्वेंट किया था, देन SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SSR सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, और मेनी मोर। सो अभी देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट टेक्निक्स है जो कि यूज होते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स। सो restriction digestion is used in case of RFLP and AFLP. Gel electrophoresis is one of the most important method for the analysis of molecular markers. Hybridization कहाँ पे होता है, RFLP में and SNP पे। ऑटो रेडियोग्राफी ये भी RFLP एंड AFLP में यूज होता है। एंड PCR कहाँ पे यूज होता है, इसको अच्छे से याद रखना। पीसीआर यूज होता है सारे के सारे मार्कर्स पे ओनली एक्सेप्ट आरएफएलपी, इसको काफी अच्छे से याद करना, बिकॉज एग्जाम पे ये आपको बहुत बार पूछा गया है कि नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर्स का नाम क्या है, देन आप क्या आंसर करोगे, क्या आंसर टिक करोगे, आरएफएलपी टिक करोगे। ओके, अभी आते हैं मेन टॉपिक पे, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म और आरएफएलपी। So नाम में ही है, restriction means here we are using restriction enzymes. Fragment length polymorphism means what? हमारे restriction enzymes के जो cutting sites रहते हैं वो naturally और due to mutation will be present और absent. अगर वो cutting sites absent है then जो हमें जो लेंथ मिलनी चाहिए थी आफ्टर कटिंग उसके कुछ चेंज हमें लेंथ मिलेगा। ओके, कुछ कोई चेंज हमें फ्रैगमेंट मिलेगा। सो देयरफॉर देयर इज व्हाट, देयर इज एक्चुअली लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अभी हम क्या करेंगे, इसी लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग एनालाइज करेंगे एंड हमारा रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, लेटर सपोज इको आर1 का एक कटिंग साइट है दैट इज GAA-TTC। नाउ ये तो वाइल्ड टाइप एलील है, यहाँ पे इक्वाडोर आराम से बाइंड कर आराम से इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा एंड कट कर देगा, लेकिन नाउ ड्यू टू म्यूटेशन देयर इज लेटर सपोज देयर इज वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज, ये जो एडेनिन था यहाँ पे ये थाइमिन बन गया। सो अभी म्यूटेंट एलील क्या बनाया, म्यूटेंट एलील हुआ GAT-TTC। नाउ what will happen due to change in this single nucleotide, now EcoR1 actually will be unable to recognize this cutting site. Okay, and अगर ये cutting site को recognize नहीं कर पाएगा
देयरफॉर ये यहाँ पे कट भी नहीं लगेगा एंड उससे क्या होगा, जो फ्रैगमेंट हमें मिलने चाहिए थे उससे ही कुछ चेंज लेंथ का फ्रैगमेंट हमें मिलेगा। ओके, सो देखो ये RFLP जो है ये एक टाइप का फर्स्ट जनरेशन मॉलिक्यूलर मार्कर्स है। Then this technique is based on digestion of genomic DNA with a certain restriction enzymes and followed by southern blotting. Complete southern blotting यहाँ पे follow होगा, याद करना। कंप्लीट सदर्न ब्लॉटिंग इन केस ऑफ RFLP फॉलो होता है एंड इसीलिए RFLP टाइम टेकिंग है। बिकॉज सदर्न ब्लॉटिंग में आपका ब्लॉटिंग के लिए पूरा ओवरनाइट उसको छोड़ना पड़ता है लैब में। एंड आप लोगों को अगर पता नहीं है इस सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में, देन मेरा ही एक ओल्ड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, जिसको आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन में दिया रहेगा। एंड देन इट इज अ नॉन PCR बेस्ड कोडोमिनेंट मार्कर, याद रख लेना इसको भी, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने शायद लास्ट स्लाइड में भी बताया, इंपॉर्टेंट है ये। ऑन एवरेज हर एक एग्जाम में एक बार की तो पूछा ही गया है कि नॉन PCR बेस्ड मार्कर है जो है उसका नाम बताओ। एंड कोडोमिनेंट मार्कर, कोडोमिनेंट मीन्स व्हाट, इट कैन इफेक्टिवली डिस्टिंग्विश बिटवीन द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। अभी कैसे ये डिस्टिंग्विश करते हैं ये एक्चुअली जेनेटिक्स का टॉपिक है, वहाँ पे आप बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ते हो। अगर कभी आप लोगों को जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी देन वहाँ पे ये बता दूंगी, नहीं तो अगर क्वेश्चन डिस्कशन भी हम करेंगे देन वहाँ पे भी बता दूंगी मैं इसके बारे में। तो अभी देखो काम कैसे करते हैं। लेटेस्ट सपोज यहाँ पे ये एलील था एंड वहाँ पे कोई भी एक रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है उसके 3 साइड्स प्रेजेंट है, ये एक साइड, ये दूसरा साइड एंड ये तीसरा साइड। अभी क्या होगा, ड्यू टू म्यूटेशन और एनी अदर थिंग एक साइड यहाँ से हट गया। एक मिनट, लेट मी मार्क इट। ड्यू टू म्यूटेशन शायद एक साइड आपका यहाँ से हट गया। अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ से एक साइड हट जाने की वजह से हमारे लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म आ रहा है। वो कैसे, इनिशियली हमें शायद इतना मिल रहा था, इनिशियली शायद इतना इस लेंथ का फ्रैगमेंट मिल रहा था, लेकिन अभी यहाँ से एक साइड चले जाने की वजह से एक थोड़ा लंबा ही फ्रैगमेंट यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, सो इसी पैटर्न को हम इन केस ऑफ RFLP चेक करते हैं। देखो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ पे देखो इनिशियली दो साइड्स प्रेजेंट थे, नाउ ड्यू टू म्यूटेशन यहाँ से एक साइड हट गया। ठीक है, ये पहला साइड यहाँ से हट गया। अभी इनिशियली हमें इस लेंथ का फ्रैगमेंट मिल रहा था, ठीक है, इनिशियली इस लेंथ का फ्रैगमेंट मिल रहा था। नाउ अभी यहाँ से ये वाला साइड हट जाने की वजह से, फर्स्ट साइड हट जाने की वजह से एक लंबा ही फ्रैगमेंट यहाँ पे मिल रहा है। थर्ड एग्जाम्पल पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली एक नया साइड ऐड हो गया है, तो उसमें भी उसके वजह से भी लेंथ में चेंज आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो अलग अलग फ्रैगमेंट हमें मिल रहा है। ठीक है, ये एक रहा, ये वाला दूसरा रहा। देन उसके बाद में क्या है, इन दिस केस यहाँ पे कुछ म्यूटेशन की वजह से ये जो साइड है ये थोड़ा सा आगे चला गया है। सो उससे क्या होगा, हमें जो वाइल्ड टाइप में जो फ्रैगमेंट मिलना चाहिए था उससे कुछ छोटा ही फ्रैगमेंट यहाँ पे शायद मिल रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक साइड यहाँ से हट गया है। देन यहाँ पे भी कोई म्यूटेशन की वजह से साइड दूर चला गया है, देयरफॉर लेंथ में चेंज आया है। सो ऐसे ही डिफरेंट पैटर्न्स हमें मिल सकते हैं इन केस ऑफ RFLP। अभी एग्जांपल देख लेते हैं एंड एग्जांपल पे भी मैंने लिया है म्यूटेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन का। ओके,
एंड इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से समझना, बिकॉज ये आपके मेथड्स इन बायोलॉजी में भी आता है, आपके बायोकेमिस्ट्री में भी आता है, एंड आपका जेनेटिक्स के सिलेबस में भी आता ही है। ओके, एंड क्वेश्चन आपका पार्ट सी में भी आ सकता है, पार्ट बी में भी आ सकता है, एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही गया है। ठीक है, तो देखो बीटा ग्लोबिन जीन का म्यूटेशन से हम मतलब कि सिकल सेल एनीमिया को हम आरएफएलपी से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, हम सभी को पता है जो मैच्योर हीमोग्लोबिन होता है वो 4 सब यूनिट का होता है। दो अल्फा सब यूनिट रहते हैं उसमें, एंड 2 बीटा सब यूनिट रहते हैं उसमें। अभी जो सिकल सेल एनीमिया है वो किसलिए होता है? वो होता है ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन। अभी बीटा ग्लोबिन जीन में किस तरह का म्यूटेशन होता है मैम? तो देखो, बीटा ग्लोबिन जीन पे एक कोडोन रहता है, दैट इज जीएजी, एंड जीएजी कोडोन किसको कोड करता है? वो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। ठीक है, सो वाइल्ड टाइप में जीएजी कोडोन ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। अभी क्या होता है, अभी मे बी ड्यू टू सम म्यूटेशन ये एडेनिन जो था ये थायमिन में चेंज हो गया, तो अभी जीएजी क्या बन गया? जीटीजी। जीटीजी किसको कोड करता है? जीटीजी कोड करता है मैम वैलिन को। अभी ये जीएजी जब जीटीजी पे चेंज हो रहा है, दैट मीन्स ग्लूटामिक एसिड से जब वैलिन बन जा रहा है, देन वो कॉज कर रहा है सिकल सेल एनीमिया को। ठीक है, दिस कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल एनीमिया। अभी इसको हम लोग आरएफएलपी से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देख लेते हैं। देखो, बीटा ग्लोबिन जीन जो है वो नॉर्मली 1350 बेस पेयर का होता है। ठीक है, 1050 बेस पेयर का होता है। तो ये जो बीटा ग्लोबिन जीन है उसके ऊपर एक सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है जो है कि AAT GAG। ये जो सीक्वेंस है ये एक्चुअली रिकॉग्निशन साइट है एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जिसका नाम है MSP2। अभी वाइल्ड टाइप के केस में तो MSP2 बहुत ही आसानी से इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड कट कर देता है। एंड कट करने के बाद 2 फ्रैगमेंट बनता है, एक होता है 1150 बेस पेयर का एंड दूसरा होता है 200 बेस पेयर का। ठीक है, तो वाइल्ड टाइप में MSP2 के कट करने की वजह से 2 फ्रैगमेंट मिल रहा है। अभी देखते हैं सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया के केस में भी सेम बीटा ग्लोबिन जीन रहता है जिसको जो कि है 1350 बेस पेयर का, एंड यहाँ पे जो है AAT GAG के जगह वो एडेनिन चेंज होके बन गया है T। ओके, सो ये बन चुका है AAT GTG। अभी क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन दिस सिंगल न्यूक्लियोटाइड अभी MSP2 इस रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, एंड क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है सो ये तो यहाँ पे कट भी नहीं लगाएगा। देयरफॉर क्या होगा, इसका यहाँ पे एक लंबा ही 1350 बेस पेयर का बड़ा फ्रैगमेंट मिलेगा। सो अभी क्या करेंगे, अभी इन दोनों ही जीन्स का हम लोग ब्लॉटिंग कर लेंगे एंड ब्लॉटिंग करके उसको ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो फ्रैगमेंट कैसा मिलेगा? देखो, नॉर्मल के केस में हमें 2 फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, एक है 1150 बेस पेयर का, दूसरा है 200 बेस पेयर का। ठीक है, नॉर्मल के केस में ये 2 फ्रैगमेंट्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या मिलेगा? वहां पे तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काट नहीं किया था, तो वहां पे एक ही फ्रैगमेंट मिलेगा जो था 1350 बेस पेयर का। ठीक है, आप ये साइज याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ पैटर्न समझ लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आपको एक पैटर्न देके पूछ लेगा कि कौन सा डिजीज है, कौन सा कैरियर है, ये आइडेंटिफाई करो। या फिर एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी आता है आपका एग्जाम में जो है कि पैटर्नल आइडेंटिफिकेशन आता है। लाइक आपका पैटर्न कुछ बच्चे दिए रखेंगे, उनका RFLP पैटर्न दिया रहेगा एंड मदर एंड फादर का भी RFLP पैटर्न दिया रहेगा। आपको एग्जाम में क्या करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है
कि कौन किसका बच्चा है या फिर कौन किसका मदर या फादर है, तो ये सब आपको आइडेंटिफाई करना रहता है एग्जाम में, ठीक है। सो ये था आपका सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल। ओके, अभी देख लेते हैं क्या, अभी एडवांटेज देख लेते हैं पहले RFLP का। सो पहला एडवांटेज क्या है, जेनोमिक अबंडेंस इज रिलेटिवली हाई। मीन्स व्हाट, जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के कटिंग साइट रहते हैं वो ऑलमोस्ट सारी जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे है नहीं कि क्रोमोसोम 1 पे रहेगा, क्रोमोसोम 12 पे है नहीं, या फिर क्रोमोसोम 7 पे है तो क्रोमोसोम 10 पे है नहीं, ऐसे नहीं है, इट इज प्रेजेंट। देन कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन बता दिया मैंने। High reproducibility. High reproducibility means what? If we repeat the same experiment with new DNA, then every time we will get same result. Okay? So that was high reproducibility means. अभी limitations क्या क्या होते हैं? So first is it requires high quality and quantity of DNA. Definitely हमें restriction digestion करवाना होता है, southern blotting करवाना होता है, so therefore high quality and quantity of DNA तो हमें चाहिए ही। Then low polymorphism. Low polymorphism मतलब क्या, अगर कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड, अगर कोई SNP होता है लाइक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, वो हम RFLP से डिटेक्ट नहीं कर सकते। हाउ, देखो हम तो ये बोल सकते हैं कि लेटर सपोज कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कटिंग साइट था जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज की वजह से शायद वो वहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये चेंज किस लिए हुआ, क्या वहाँ पे इंसर्शन या डिलीशन हुआ, क्या वहाँ पे इन्वर्शन हुआ, या कोई भी दूसरा फिनोमेनन वहाँ पे हुआ, क्या क्या ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसको हम लोग RFLP से डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो ये एक डिसएडवांटेज था। देन प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ DNA सीक्वेंस मस्ट बी नोन फॉर स्पेसिफिक प्रोब लाइब्रेरीज। जैसे कि मैंने पहले भी बोली है कि इन केस ऑफ RFLP हमें प्रॉपर कंप्लीट सदर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म करना है, एंड सदर्न ब्लॉटिंग के लिए प्रोब डिजाइन करना भी जरूरी है। देयरफॉर प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ DNA सीक्वेंस हमें जरूरी होते हैं। देन रिक्वायर्स रेडियो एक्टिविटी लेवल प्रोब्स, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, सदर्न ब्लॉटिंग होता है एंड सदर्न ब्लॉटिंग के बाद आपको पता है कि लास्ट में ऑटो रेडियोग्राफी से पूरा डिटेक्शन होता है। सो ऑटो रेडियोग्राफी के लिए रेडियो एक्टिविटी लेवल प्रोब्स चाहिए होता है, जो कि एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी हैजर्डस होता है बोथ टू द ह्यूमंस आल्सो एंड टू द एनवायरनमेंट आल्सो। देन लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। डेफिनेटली सदर्न ब्लॉटिंग के आपका ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए उसको ओवरनाइट रखना पड़ता है। ओके, देयरफॉर इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि रिसेंटली पूछा गया है गेट BT 2022 में। सो देखो, अमंग इंडिविजुअल्स in a human population, minor variations exist in nucleotide sequence of chromosome। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो कोई भी ह्यूमन का पॉपुलेशन होता है तो हमारा जो क्रोमोसोम का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहता है उसमें बहुत ही कम वेरिएशन रहते हैं। So this variation can lead to gain or loss of sites for specific restriction enzymes। देख सकते हो यहाँ पे, which of the following techniques is used to identify such variations। आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्टली आपका डेफिनेशन ही पूछ लिया है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको। ओके, देखो, these variations can lead to gain or loss of sites for specific restriction enzymes। अभी आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देख के बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए था आपका पॉलीमरेज डिपेंडेंट फ्रैगमेंट इंसर्शन, पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं होगा। रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR का बात कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, ये भी नहीं आएगा। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यस
दिस इज द करेक्ट आंसर। देन डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज रिएक्शन भी नहीं आएगा। ओके, सो आई होप अभी आप क्वेश्चंस को ट्राई करोगे आंसर करने का अगर आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिलते हैं। एंड इफ टॉपिक में कोई भी सब्जेक्ट समझने में कोई भी परेशानी हो देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियोस अच्छे लगे हो देन प्लीज शेयर करिएगा आपके फ्रेंड्स एंड जूनियर्स के साथ, लाइक करिएगा वीडियोस को एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।